नमस्कार दोस्तों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और डेली इशूज में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत में स्टार्टअप कल्चर। तो स्टार्टअप के बारे में आज हम पढ़ेंगे, स्टार्टअप की उपयोगिता को देखेंगे, क्यों जरूरी है स्टार्टअप, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। यूनिकॉर्न क्या होता है, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्टअप का जो पोर्शन है वो प्रारंभिक परीक्षा हो मुख्य परीक्षा, दोनों परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीलिम्स में भी सवाल बनाया जा सकता है और मेंस में भी, जो हम लोग लास्ट में इसी लेक्चर के लास्ट में देखेंगे भी। आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहला कि अभी ये न्यूज में क्यों है, क्या होता है स्टार्टअप, क्यों जरूरी है स्टार्टअप, भारत में स्टार्टअप कल्चर, यूनिकॉर्न क्या होता है, नीतिगत सहयोग, डेटा स्थानीयकरण जिसको आप डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं वह स्टार्टअप, नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा और स्टार्टअप, क्या है स्प्रिंट चैलेंज ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, और अभ्यास के लिए प्रश्न। तो हम लोग इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न में प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में जो पूछे जा सकते सवाल हैं वो मैंने यहां पर आपके लिए रखा है। देखिए, हाल ही में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में अपना लिखित जवाब पेश करते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स सोम प्रकाश साहब ने क्या कहा कि 6 साल यानी जनवरी 2016 से लेकर लगभग 30 जून 2022 तक पिछले 6 साल में स्टार्टअप में भारत में कितने लोगों को नौकरी दी है। स्टार्टअप ने 7.68 लोगों को स्टार्टअप ने नौकरियां दी हैं। ठीक है, इस अवधि में लगभग 72,993 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। इतने स्टार्टअप बने, रजिस्टर्ड हुए और लगभग 7.68 लाख नौकरियां दी। इसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, बेंगलुरु उसके बाद में है और फिर दिल्ली है। ठीक है, तो ये 3 है। जनवरी 2016 में ही स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की लॉन्चिंग हुई थी। तो उसी दिन से शुरुआत भी की इन्होंने, जो अपने लिखित जवाब में कि जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक 6 साल में कितने लोगों को नौकरियां स्टार्टअप के द्वारा दी गई और कितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं, इसके बारे में जानकारी इन्होंने यहां पर दी है। अब देखिए, महाराष्ट्र जो है इसमें सबसे पहले स्थान पर है 1.46 लाख जॉब के साथ। कर्नाटक जिसको आप टेक हब कहते हैं, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है 1.03 लाख जॉब के आंकड़ों के साथ। दिल्ली तीसरे पर है और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। यह भी ध्यान में आपको रखना है। हाल ही में इस साल जारी हुए इकोनॉमिक सर्वे 2022 में बताया गया है कि दिल्ली में देश के स्टार्टअप कैपिटल का दर्जा बेंगलुरु से ले लिया है। तो दिल्ली ने यह दर्जा बेंगलुरु से वापस ले लिया है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2022 में बताया गया है। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं एज स्टार्टअप्स कंप्लेन गवर्नमेंट लुक्स टू ईज डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स। ये हम लोग नीचे में पढ़ने वाले हैं कि डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है और उस समय ये न्यूज जो है आपको आसानी से समझ में भी आएगा। क्या होता है स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप किसको कहते हैं, तो एक ऐसी इकाई, कोई भी ऐसी यूनिट जो भारत में 5 साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है, मतलब उसका जो उम्र हो वो 5 साल तक का ही हो, उसके ऊपर का ना हो। तो टिल 5 इयर्स उसको आप स्टार्टअप कहते हैं। जिसका सालाना कारोबार मतलब 1 साल का कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। मतलब अगर 5 साल की बात कर रहे हैं तो वो 5 साल से ज्यादा पुरानी भी ना हो। ठीक है, अब ये नहीं कि 10 साल की कंपनी है उसको स्टार्टअप कहेंगे आप, नहीं। और दूसरा, किसी भी वित्तीय ईयर में, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में उसका जो सालाना कारोबार हो वो भी 25 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तो ये भी जो है स्टार्टअप के बारे में बताता है। यह प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। तो ये चाहे तो प्रौद्योगिकी रिलेटेड वर्क करती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क होता है, या फिर कुछ नया करना चाहती है। जैसे आप देख रहे हैं कि एडटेक जो एजुकेशन में आप देख रहे होंगे काफी सारी कंपनियां इसमें आई, काफी सारे स्टार्टअप कंपनियां आई।
तो ये लोग क्या करते हैं, नई दिशाओं में काम करने का प्रयास करते हैं, नई दिशा में व्यवसाय करने का प्रयास करते हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करने का प्रयास करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नवाचार, कुछ नया करने का जो है वो सोच इनके पास होता है स्टार्टअप्स में। क्यों जरूरी है स्टार्टअप? जैसे आज की कई बड़ी कंपनियां अतीत में स्टार्टअप के रूप में ही शुरू हुई थी, ठीक उसी प्रकार स्टार्टअप कल का भविष्य है। आज जो आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं, चाहे वो गूगल देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट देख रहे हो, ये कभी ना कभी तो स्टार्टअप होंगी ना। और आज क्या है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। उसी प्रकार जो आज स्टार्टअप बन रही हैं वो हमारे कल का भविष्य है। ठीक, जैसे देखिए फेसबुक, गूगल, ट्विटर, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कभी स्टार्टअप थी, बहुत कम पूंजी से शुरू हुए। यह स्टार्टअप आज करोड़ों अरबों की कंपनी बनी हुई है। स्टार्टअप रोजगार सृजन में सहायक है। आपने देखा भी स्टार्टिंग में ही कि लगभग 7.68 लाख लोगों को रोजगार मिल गया है। स्टार्टअप बौद्धिक समृद्धि के साथ साथ देश के आर्थिक वृद्धि को भी सुनिश्चित करता है। तो माइंड का डेवलपमेंट तो करता ही है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप काम करेंगे, उसमें आप आगे आएंगे, जिन लोगों को रोजगार मिलेगा वो भी स्किल्ड ही होंगे, वो स्किल पाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप में जॉब मिला, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं जिस क्षेत्र में वो स्टार्टअप काम करता है उस टेक्नोलॉजी को कम से कम सीख लूं। तो मेरा क्या हुआ, बौद्धिक समृद्धि हुई, और साथ ही साथ उससे जो पैसा आएगा तो वो देश के अर्थव्यवस्था में योगदान देगा, और उससे देश की क्या होगी, आर्थिक वृद्धि भी होगी। स्टार्टअप की विशेषता क्या होती है, मैंने आपको बताया, प्रौद्योगिकी संचालित, ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, नवाचार पर केंद्रित होती है, उपभोक्ता पर केंद्रित। जैसे मान लो जो उपभोग करने वाले हैं उनको किस प्रकार से आसानी मिले, किस प्रकार से आसानी से सुविधा मिले, चाहे वो ओला हो या फिर अन्य कंपनियां हो, वो क्या सोचती हैं कि किस प्रकार जो है वो कंज्यूमर को राहत मिले, ओला हो, ओयो हो, ठीक। अफोर्डेबिलिटी भी हो, मतलब ऐसा भी ना लगे कि काफी ज्यादा वहनीय हो, काफी ज्यादा पैसा ना लगे उसका यूज करने में। ऐसा ना कि अब ओला यूज कर रहे हैं और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना है, वहां 2000 रुपए देने पड़ रहे, ऐसा भी ना हो। अफोर्डेबल भी हो, आसान भी हो, मतलब यूज करना भी आसान हो, आर्थिक और व्यावसायिक रूपांतरण में सहयोगी हो। भारत में स्टार्टअप कल्चर, भारत स्टार्टअप्स के लिए हॉट स्पॉट के रूप में उभरा है। आपने देखा कि लगभग 72,000 से ऊपर स्टार्टअप्स ने क्या किया, रजिस्टर्ड किया है पिछले 6 साल में, काफी लोगों को रोजगार भी दिया है। तो ये एक तरह से हॉट स्पॉट के रूप में उभरा है, जहां पर ढेर सारी स्टार्टअप जो कंपनियां हैं वो सामने आ रही हैं, वो रजिस्टर कर रही हैं अपने आप को। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के तीसरे सबसे बड़े आधार वाला देश है। क्लियर बात है। केवल वर्ष 2021 में ही भारतीय स्टार्टअप ने $23 बिलियन से अधिक के निवेश लाए हैं। ये केवल और केवल 2021 की बात हो रही है कि $23 बिलियन से अधिक निवेश भारतीय स्टार्टअप कंपनियां ने अपने लिए लेकर आए हैं विदेशों से। 33 भारतीय स्टार्टअप प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश कर चुके हैं। तो 33 ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश कर चुके हैं। अभी देखेंगे यूनिकॉर्न क्या होता है। वर्ष 2022 में अब तक 13 और स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक कुल भारतीय यूनिकॉर्न 100 प्लस हो चुकी हैं। तो ये देखिए, ये 2021 की बात है कि $23 बिलियन से अधिक के निवेश आए, और 2021 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 33 भारतीय स्टार्टअप जो हैं वो यूनिकॉर्न क्लब में पेश कर गए, मतलब शामिल हो गए, प्रवेश कर गए। वर्ष 2022 में 13 और हो गए, और कुल अगर यूनिकॉर्न की बात करें भारत में तो वो 100 प्लस हो चुके हैं। क्या होता है यूनिकॉर्न? देखिए, थोड़ा सा यूनिकॉर्न के बारे में बताते हैं आपको। यूनिकॉर्न क्या होता है? एक यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है, मतलब जिस पर किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी स्वामित्व वाला है, जिसका बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटल कितना होना चाहिए? $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखेंगे, उसके पास मार्केट कैपिटल जो है, बाजार पूंजीकरण जो है वो $1 बिलियन से अधिक होना चाहिए। फिजिक्स वाला, अभी आपने देखा होगा, फिजिक्स वाला जो अलख पांडे जी चलाते हैं, अभी हाल ही में भारत का 101वां यूनिकॉर्न बना है। यह अन्य चीजों के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल पेश करने के लिए समर्पित नई संस्थाओं को दर्शाता है।
तो प्राय ये एक तो आपने देखा कि मार्केट कैपिटल कितना होना चाहिए, साथ में कुछ नया करने के लिए भी ये लोग जाने जाते हैं। इस तरह की कंपनियां कुछ नया करती हैं, कुछ इनोवेशन का काम करती है, जिससे समाज के ढेर सारे लोगों को फायदा होता है, उपभोक्ताओं के लिए आसानी होती है। ठीक, इसकी कई कैटेगरी हैं, फिनटेक, एडटेक, बिजनेस टू बिजनेस कंपनियां आदि। भारतीय यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है। तो हमारे जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इनसे काफी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। ये होता है यूनिकॉर्न के बारे में। तो यूनिकॉर्न के बारे में ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत चर्चा में चल रहा है। अब देखिए, भारत में स्टार्टअप वृद्धि के कारक क्या हैं, क्यों जो है वो स्टार्टअप कंपनियां आगे आ रही हैं, क्यों ये कंपनियां का ग्रोथ हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। एक है अटल नवाचार मिशन। अटल नवाचार मिशन के माध्यम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर जैसे नए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना ने स्टार्टअप्स की वृद्धि को तेज किया है। इंक्यूबेशन सेंटर्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप एक छोटी कंपनी अभी खोल रहे हैं, स्टार्टअप है आप, और आपके पास जरूरी चीजें नहीं है, जैसे वाईफाई नहीं है, मान लेते हैं वीडियो एडिटिंग का टूल नहीं है, ढेर सारी चीजें नहीं है, एडोब का प्रीमियम नहीं है, तो आपने कहा क्या हुआ आपके साथ, एक इंक्यूबेशन सेंटर सरकार खोल के रखी है। वहां पर आपको जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो भी बेसिक चीजें हैं, वो वहां पर स्टार्टअप कंपनियों को मिल जाता है। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में उनके पास जो फंड नहीं होता है, वो फंड न रहने पर भी चूंकि इंक्यूबेशन सेंटर है तो वहां पर उनको सपोर्ट मिल जाता है, जिससे वो अपनी बेसिक चीजों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है और आपके माता पिता काफी दिन तक क्या कर रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको हेल्प पहुंचा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब क्या है कि भाई अगर आपके पास नहीं है तो चलिए अभी आप स्टार्ट करिए, बेसिक चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, फिर बाद में जो है आप खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह की बातें हैं। जोखिम लेने को तैयार महत्वाकांक्षी युवाओं की क्षमता। हमारे यहाँ जो युवाएं हैं वो चाहते हैं कि भाई हम रिस्क लें, और रिस्क जब आप लेते हैं तो फिर आप कुछ ना कुछ बेहतरी की ओर आगे बढ़ते हैं। एडटेक संस्थापकों की एक बड़ी संख्या आईआईटी और प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज के युवा स्नातकों या वैश्विक परामर्श फर्मों के लिए कार्य कर चुके युवाओं की है। तो बहुत सारे एडटेक जो कंपनियां उसमें देखिएगा, चाहे वो आईआईटी के लिए हो या फिर किसी भी क्षेत्र में अगर वो एडटेक कंपनियां काम कर रही हो, तो इसमें देखिएगा बहुत सारे जो आईआईटी के छात्र हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, या फिर जो वर्ल्ड लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग सबको एक साथ मिलकर आए हैं और उन्होंने इस तरह की कंपनियों को खोला है, इस तरह की स्टार्टअप कंपनियों को। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टार्टअप विशिष्ट पहल, जैसे 2016 में स्टार्टअप इंडिया, तो सरकार भी जैसे स्टार्टअप इंडिया वगैरह के माध्यम से स्टार्टअप कंपनियों को विशेष जो है अलग अलग जगहों पर छूट देती है, उनको सहायता देती है, जिसमें एक पहल आप देख ही रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया। ठीक, साथ ही साथ बहुत सारे जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, टाटा हो, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियों को काफी जो है वो सहयोग प्रदान करती है। ठीक, भारत में स्टार्टअप की चुनौतियां क्या क्या है। अधिकतर स्टार्टअप का फोकस राजस्व सृजन के बजाय अधिक से अधिक निवेश लाने पर होता है। वो रेवेन्यू अर्न करने पर नहीं सोचते कि भाई चलो ज्यादा से ज्यादा निवेश लेकर आ जाएंगे, उसी से मेरा काम चल जाएगा। तो क्या होता है कि फिर जब निवेश बंद हो जाता है तो उसके बाद वो स्टार्टअप कंपनियों के साथ दिक्कत आने लगती है। तो निवेश तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमको रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है इसके लिए भी विचार करना चाहिए। लेकिन यहाँ कंपनियां क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा राजस्व का संग्रह का नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो निवेश के बारे में ही सोचते हैं। ठीक, स्टार्टअप में निवेश एक जोखिम भरा काम होता है, इसलिए निवेशक खोजना एक चुनौती भरा कार्य है। तो निवेशक खोजना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि हम स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हो सकता है पैसा डूब जाए, इन्वेस्टर को भी पता है। तो इसलिए निवेशक ढूंढना एक आसान भरा कार्य नहीं है। स्टार्टअप की दुनिया बड़ी तेजी से बदलती है, यहां किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहुत तेजी से बदलती है। आज मान लेते हैं एडटेक चल रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जब कोविड था तो ऑनलाइन जो एजुकेशन फर्म है वो काफी तेजी से चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ऑफलाइन खुला तो उनमें काफी तेजी से गिरावट आपको देखने को मिला है। तो ये जो है एक ऐसा फील्ड है जो बड़ी तेजी से बदलता है।
यूनिकॉर्न कंपनियों के संस्थापकों में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। यूनिकॉर्न कंपनियां जो है उसमें महिलाओं की संख्या कम है, ये भी एक चुनौती है। अंतरिक्ष स्टार्टअप का क्षेत्र अभी भी भारत में अच्छी शुरुआत की इंतजार कर रहा है। एडटेक में तो देख लिया, आपने देखा कि एडटेक में तो अच्छा कर रहे हैं कंपनियां, लेकिन अभी अंतरिक्ष स्टार्टअप जो स्पेस स्टार्टअप है वो अभी भी भारत में बचा हुआ है, उस पर काम विशेष नहीं हो रहा है। नीतिगत सहयोग, नीतिगत सहयोग क्या क्या है? सरलीकरण और प्रारंभिक सहायता, स्व प्रमाणन पर आधारित अनुपालन व्यवस्था, स्टार्टअप इंडिया हब, कानूनी सहायता, कम दर पर तेजी से पेटेंट मिल जाना, स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद के आसान मानदंड। अगर आप खरीदना चाहते हैं, सार्वजनिक खरीद कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो सरकार ने आपको बहुत आसान प्रोसेस बताया है, आसान तरीका बताया है। स्टार्टअप्स के लिए त्वरित निकासी, आप तुरंत जो है अगर आप कहीं पर फंसे हैं तो वहां से आप बाहर भी निकल सकते हैं स्टार्टअप कंपनियां। तो स्टार्टअप के लिए सरकार जो है वो ढेर सारे नीतिगत सहयोग कर रही है, ठीक है, जिसमें ये नहीं है कि आपको किसी अफसर के पास जाकर क्या करना है, मुहर लगवाकर ही चीजों को आगे बढ़ाना है। आप सेल्फ सर्टिफाई भी चीजों को कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मान लेते हैं हमने सेल्फ सर्टिफाई किया, अपना साइन किया और फिर चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो उससे स्टार्टअप कंपनियों का समय जो है वो बचता है, समय रिसोर्स सब बचता है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया हब, इस तरह से क्या होता है, ढेर सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अपना विचार जो है वो साझा करते हैं। जैसे आप हैं, मैं हूं, एक साथ ढेर सारी अगर स्टार्टअप कंपनियां आती हैं कहीं पर, या फिर स्टार्टअप जो कंपनियां खड़े करने वाले लोग हैं वो सब आते हैं, तो अपना विचार भी जो है साझा करते हैं, ठीक। सरकार उनको कानूनी सहायता पर भी देती है और उन पर जो पेटेंट है उनको जो मिलता है वो बहुत कम दर पर मिल जाता है। समर्थन और प्रोत्साहन अनुदान, इसमें देखिए स्टार्टअप्स के लिए धन की व्यवस्था, जो भी स्टार्टअप कंपनियां खोलना चाहती हैं, जो भी कंपनियां स्टार्टअप बनना चाहती है, उनको सरकार जो है वो धन की भी उचित व्यवस्था करवाती है, चाहे वो बैंकों के माध्यम से हो। इसके बाद स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के माध्यम से क्रेडिट गारंटी तंत्र और सिडबी द्वारा प्रति वर्ष 500 करोड़ के बजट का प्रावधान अगले 4 साल के लिए करने का विचार किया जा रहा है। तो ये भी सोचिए, 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जा रहा है, ठीक है। ये किसके लिए है? केवल और केवल स्टार्टअप्स के लिए, ताकि उनके पास प्रॉपर जो है वो फंड अवेलेबल रहे, ठीक। कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स का मतलब होता है जब आप किसी कैपिटल को बेचते हैं तो उस बेचने से जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है। जैसे आपने मशीन को बेचा, उसको बेचने से जो आपको प्रॉफिट हुआ उस पर जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन्स कहते हैं। तो इस पे भी सरकार जो स्टार्टअप कंपनियों को छूट दे रही है। 3 वर्ष के लिए टैक्स पर छूट देती है। उचित बाजार मूल्य पर निवेश में टैक्स छूट मिलता है, तो निवेश में भी टैक्स छूट है। तो हर तरह के बहुत सारे छूट, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे उनको क्रेडिट गारंटी से रिलेटेड हो, चाहे उनको धन अवेलेबल मतलब मुद्रा अवेलेबल कराने से संबंधित हो, हर तरह की जो सहयोग है वो सरकार उनको देती है। उद्योग एकेडमिया भागीदारी और सहयोग, ठीक। अटल अभिनव मिशन, जिसको आप अटल इनोवेशन मिशन कहते हैं, का स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग प्रोग्राम, इनक्यूबेटर सेटअप के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग, राष्ट्रीय संस्थानों में जो इनोवेशन सेंटर हैं उनकी स्थापना, आईआईटी मद्रास में स्थापित अनुसंधान पार्क की तर्ज पर 7 नए अनुसंधान पार्क की स्थापना, जहां पर क्या हो सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। छात्रों के लिए अभिनव केंद्रित कार्यक्रम की शुरुआत। अभिनव केंद्रित कार्यक्रम मतलब जिससे छात्र जो है कुछ नया कर सके, इनोवेशन कर सके, कुछ नई चीजें सोच सके, कुछ नई प्रौद्योगिकी के बारे में सोच सके, कुछ नया विचार ला सके, तो इस तरह का प्रोग्राम, ठीक है। वार्षिक इंक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज, मैंने आपको इंक्यूबेटर्स के बारे में बताया, जो क्या करती है, स्टार्टिंग में कंपनियों को सपोर्ट करती हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनको ये सपोर्ट करती हैं। तो अलग अलग इंक्यूबेटर सेंटर्स का चैलेंज, ताकि क्या हो, सभी इंक्यूबेटर सेंटर अपने आप को बेहतर करने का कार्य कर सके। जब भी कॉम्पिटिशन होता है तो क्या होता है, इंसान अपने आप को बेहतर करने का सोचता है, तो इंक्यूबेटर्स का ग्रैंड चैलेंज होगा तो इंक्यूबेटर सेंटर्स अपने आप को बेहतर करने का सोचेंगे, ठीक। और साथ ही साथ जो ये अटल इनोवेशन मिशन है, इसके माध्यम से भी क्या है,
स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ प्रतिभा उपयोग प्रोग्राम, मतलब आपके पास जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, उससे संबंधित प्रोग्राम। तो ये सब सभी क्या है, ये सब सभी कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का ही चीज है। अब अगर आपके प्रतिभा के बारे में मान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास ये टैलेंट है और आप ये कुछ कर सकते हैं, और इस मिशन के माध्यम से आपको पता चला कि आपके पास इस तरह की प्रतिभा है जिससे आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो क्या करेंगे आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे रिस्क लेने की कोशिश करेंगे और फिर एक अच्छी स्टार्टअप कंपनी जो है वो खड़ी करेंगे और फिर वो जाकर आगे जाकर एक बड़ी कंपनी बनेगी। तो इस प्रकार की चीजों से ये सब फायदा होता है। डेटा स्थानीयकरण व स्टार्टअप। अब देखिए डेटा स्थानीयकरण की चुनौती क्या है। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है कि डेटा जो है कोई भी विशेष डेटा देश के अंदर रहे, वो देश के बाहर न जाए। ठीक, वही बात लिखा हुआ है। दरअसल किसी भी देश से संबंधित डेटा को उसी देश की सीमा के भीतर संग्रहित करना डेटा स्थानीयकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ओला पे आप चढ़ रहे हैं, ठीक, अब किस टाइम पे ओला का डिमांड कितना होता है, उसमें कितने, मान लो कोई एक विशेष समय है, उसमें इतने सारे पैसेंजर्स का डिमांड इस क्षेत्र से आता है, इस टाइम पे बहुत कम डिमांड होता है। तो ये सब क्या है, एक तरह का डेटा है जो आपके पास होगा, तब आप क्या कर सकेंगे, उसी के हिसाब से प्लान कर सकेंगे। तो सरकार का मानना है कि ये डेटा जो है वो कहाँ होना चाहिए, अपनी टेरिटरी में होनी चाहिए, मतलब सीमा के अंदर होनी चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए। लेकिन स्टार्टअप कंपनियां जो है इसका थोड़ा सा विरोध कर रही हैं, इस प्रकार को लेकर, इस बात को लेकर कि उनका मानना है कि भाई इसके लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास प्रॉपर इसके लिए एक अवसंरचना नहीं है। सामान्य तौर पर जो डेटा लोकलाइजेशन है या फिर डेटा जो रखा जाता है, डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में रखे जाते हैं, ठीक है। तो गर्म प्रदेश में इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चुनौती है, ना ही उनके पास इतना पैसा है जिससे वो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करें और डेटा सेंटर स्थापित करें। तो स्टार्टअप कंपनियों का मानना है कि भाई डेटा स्थानीयकरण के लिए हमें अभी भी बाहर का ही परमिशन दीजिए, ठीक, तो हमें बाहर ही डेटा रखने दीजिए, जिससे हमें निवेश लाने में भी आसानी होगी, नहीं तो पता चला कि हम इसी कार्य में ही उलझे रह जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा में स्टार्टअप। हाल ही में पीएम मोदी नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज की शुरुआत की। मतलब कहने का मतलब है कि नौसेना में जो है वो स्वदेशी प्रौद्योगिकी, अपने देश की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए उन्होंने, उपयोग को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्प्रिंट चैलेंज की शुरुआत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए, युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ भूमि, समुद्र, आकाश तक ही अपने डिफेंस की कल्पना कर सकते थे, अब हम किधर बढ़ रहे हैं, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। चलिए, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीते 8 वर्षों में रक्षा बजट ने देश में ही रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिस प्रकार हमने रक्षा बजट बढ़ाया, तो उस प्रकार देश के अंदर ही जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके विकास को बढ़ावा मिला है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 4-5 सालों में हमारा रक्षा आयात लगभग 21% कम हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने अपने देश में ही इसके लिए क्या कर दिया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर दिया है और यहीं पर चीजें मैन्युफैक्चर होती है। आज हम सबसे बड़े रक्षा आयातक की बजाय एक बड़े निर्यातक की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हम आयातक नहीं, हम अब निर्यातक की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और अब हम रक्षा उपकरणों का निर्यात करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या है स्प्रिंट चैलेंज, मैंने आपको बताया। भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज की शुरुआत की गई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एवं आजादी का
अमृत महोत्सव के अंतर्गत NIIO का उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन के साथ मिलकर भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों उत्पादों को शामिल करना है और इस सहयोग परियोजना का नाम स्प्रिंट है। यही मैंने आपको बताया। आज अभ्यास के लिए प्रश्न देख लेते हैं। स्टार्टअप योजना की शुरुआत 2017 में हुई, नहीं 2016 में हुई है। 7 साल नहीं 5 साल पुरानी हो सकती है। और तीसरा स्टेटमेंट सही है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग संचालित करता है, तो सी केवल सही होगा। मेंस का आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। स्टार्टअप आर्थिक वृद्धि के साथ साथ बौद्धिक प्रगति को भी सुनिश्चित करता है। भारत में स्टार्टअप परितंत्र के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।